बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकारों की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से, तारिक शाह की तरफ से टीम सरेआम पर मुझ पर जो तशद्दुद हुआ, और कोई भी लफ्ज़ जो है उस तशद्दुद की अक्कासी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि जी बेहमाना तशद्दुद था, खूरेज़ तशद्दुद था, ज़बरदस्त तशद्दुद था। जो कुछ हुआ जब आप सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसकी तफसीर और पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान और अहलकार हैं, उनके पास एक इख्तियार है कि नादरा की जानिब से किसी भी पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की अगर कोई तनाज़े का मामला हो तो उसकी वेरिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होती है। तो ऐसे ही एक इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम काशिफ था मुबैना तौर पर, बाद में अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन वो काशिफ अपना नाम बताता था, उसने एक फैमिली को अप्रोच किया कि जी आपके पासपोर्ट्स की और आईडी कार्ड्स की इंक्वायरी हमारे पास आई है और आप इतने पैसे देंगे तो हम इंक्वायरी रिपोर्ट नादरा को भेजेंगे, वरना नहीं। उस ख़ानदान ने टीम सरेआम से रब्ता किया और हमने अल्टीमेटली उस शख्स की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किए। उससे पहले 20,000 रुपये दिए गए, फिर 24,000 रुपये दिए गए, फिर 12,000 रुपये दिए गए। तो ये ज़रा एक आध वीडियो उसकी देखिए, पैसे लेने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर काशिफ की रिश्वतखोरी की। इधर से आपकी रिपोर्ट जो है ना क्लियर होने के बाद 2.5 से 3 महीने इनको लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये मामला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर रिश्वत ले रहा था और हमारा ये ख्याल था कि इस रिश्वतखोरी को हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के आला अफसरान के नॉलेज में लाना चाहिए, ताकि इदारा एक हमारे नज़दीक उसका वक़ार है, उसकी साख को मजरू होने से बचाया जा सके। तो जो आखिरी किस्त थी रिश्वत की 12,000 रुपये, वो जब ये शख्स ले रहा था और वो ले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पैसे वसूल कर रहा था, तो हमने ऐन उस वक्त जब वो पैसे ले रहा था हमने उसको धर लिया जाके और हम उसको लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर चले गए। हमने कहा कि आपके अफसर कौन कौन इस वक्त मौजूद है। हमें अब बाद में कहा गया कि जी देखें जी आप बग़ैर इजाज़त अंदर आ गए और ये सिक्योरिटी लैब्स था, और तो वाकई ये सिक्योरिटी लैब्स था कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार था ही नहीं कि जिससे हम इजाज़त लेते अंदर जाने के लिए। और जो पहला सिक्योरिटी एहलकार हमें मिला, हमने उससे कहा कि ये वीडियो सबूत हैं, ये शख्स करप्शन में मुलविस पाया गया है, आप अंदर जाके जो भी अफसर मौजूद हैं उनको बताएं कि हम आए हैं तारुफ करवा के और वो ये वीडियो सबूत आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इतने में, और मैं जो लफ्ज़ भी और जो जुमला भी और जो बात भी कह रहा हूँ इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, और आप भी समझ सकते होंगे कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूँगा तो वो उसी वक्त निगेट हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से। यानी मैं कहूँ जी मैंने हाथ नहीं उठाया और अगर मैंने हाथ उठाया हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं लाउड नहीं हुआ तो अंदाज़ा हो जाएगा सीसीटीवी कैमरों से। या मैं कहूँ जी मारा पहले हम, तो किसी भी चीज़ को जो मैं बात करूँगा वो साबित की जा सकेगी। और अगर मैं कोई झूठ बोलूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से झूठा साबित कर दिया जाए, तो मैं ज़िंदगी भर कभी टेलीविज़न पे नहीं आऊँगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे हक़ नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। जब हम ये बात कर रहे थे उन अहलकारों से कि आप अफसर को बताइए, तो एक साहब अंदर से जिनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था, वायरलेस था, वो आए। उनका नाम था रिजवान शाह, जो बाद में मुझे पता चला जो डायरेक्टर GIT हैं कराची के। अजीब सिगरेट पी के काले होंठ और एक टिपिकल एक जो अफसर होता है उसकी लुक। आते उन्होंने कहा कि जी क्या मामला। हमने कहा जी ये मामला। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले। हमने कहा जी आप कहीं भी किसी जगह बैठ के वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मैंने कहा सर कैमरों के सामने आपने जो भी कहना है, मैं ज़ाती कोई मुलाकात के लिए तो हाजिर हुआ नहीं हूँ, सर के अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि झूठ साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँ पूरी कौम का। तो जैसे ही मैंने कहा कि जी कैमरे तो सर आप प्लीज़ इनके सामने ही जो भी आपने कहना, ताकि अंदाज़ा हो कि एक करप्ट आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो, अपने जो एहलकार थे। और द मूवमेंट उन्होंने अपना ये मिजाज पलटा, पता नहीं कहाँ से ये IB के लोग निकले और उन्होंने हमें मारना शुरू किया, लातों से, घूंसों से, मुक्कों से। एंड मैं फिर कह रहा हूँ CCTV फुटेज से ये बात निगेट की जा सकती है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने पिस्टल्स निकाले, फिल्मी अंदाज में पीछे से चैम्पर किया और मेरे जो है ना जो बट होते हैं पिस्टल के, वो मारना शुरू किए। मुझे दीवार के साथ पट खा गया, दीवार से उठा के फिर वापस पिस्टल मारी गई। मारने के बाद उन्होंने कहा जी इनकी शर्टें उतारो, उनकी आंखें बांधो। हमारी ही शर्टें उतारी गई और हमारी आंखें, ज़ाहिर हम उस सिचुएशन के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर कोशिश की है कि पहले हाथ ना उठाएं, इवन रिटेलिएशन में भी हाथ ना उठाएं।
और मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं इन लोगों को ज़रा इंगेज रखूँ सो दैट हमारे कैमरे किसी तरह से जो है वो भाग सके, कोई कैमरामैन कोई फुटेज लेके शायद किसी तरह से कुछ बच जाए और मैं मार भले खाता रहूँ थोड़ी देर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उन्होंने मुकम्मल तौर पे घेराव किया, हमारी कमीज़ें उतारी गईं, बांधी गईं और बांधने के बाद हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। वहाँ पिस्टल रख के हमारी टीम, जो टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर कहा गया मुझे कि आप कपड़े उतारें। मैंने कहा आप देखें ये ज़्यादती आप ना करें, लेकिन उन्होंने कहा गोली मार देंगे आपके नुमाइंदों को अगर आपकी काम नहीं करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए। और दिल में ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात जानती थी, मुझे भी था कि मैं कोई अपने किसी ज़ाती काम के लिए तो इस तज़लील से नहीं गुजर रहा हूँ। अगर इस तज़हीक और तज़लील से, जो कि उनके नज़दीक तज़हीक और तज़लील थी, मेरे नज़दीक तो ये एक एज़ाज़, एक फ़ख्र, एक एवॉर्ड, एक तमगा है कि मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत अगर आपको बरहना किया जा रहा है और आपकी वीडियो बनाई जा रही है तो मेरे लिए तो ये काबिल कबूल है। और मुझे इस पर कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं है। मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ और आप सबसे शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी वीडियो बनाई गई मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, और यानी अपने नज़दीक को मेरी तज़लील कर रहे थे मेरी टीम के सामने। और उस सूरत में कि जब खून मुस्तकिल बह रहा था चेहरे से, और इतनी इंसानियत नहीं थी कि आपको जो फर्स्ट एड दे दी जाती, कोई मेडिकल एड दी जाती। हमारा एक मेंबर मेरे सामने मछली की तरह तड़पते तड़पते तकरीबन हमें लग रहा था कि मर जाएगा, और हम सब जानते थे कि उसको गुर्दे का मरज़ है, गुर्दे की पथरी का, और उसको वो सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे पेन किलर लगवा दें, और वो कह रहे थे कि ड्रामा कर रहा है, उससे और मारा जा रहा था उस तकलीफ़ के ऊपर। फिर सबको करंट लगाए गए, सबको बरहना करके, और दो जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके मखसूस आज़ा पे वो जो करंट वाली मशीन है वो लगाई गई, जो अभी तक ब्लीड कर रहे हैं, इस वक्त भी खून निकल रहा है उनके मखसूस आज़ा से, नाजुक आज़ा से। इतनी बर्बरियत, इतनी वहशत। अगर हमने कुछ गलत किया था, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो हम पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, हमें अरेस्ट किया जा सकता था, हमारे कैमरों को जो है वो कन्फिस्केट किया जा सकता था। लेकिन ये जो ज़ाती इनाद था कि ये हमारी बादशाहत के ऊपर सवाल या हमारी करप्शन के ऊपर सवाल, और वो जो करप्शन करने वाला शख्स जिसको हम पकड़ के अंदर लेकर गए थे वो सबका सरगना बना हुआ था। इसको मारो, ये वीडियो बना रहा था मेरी, इसको मारो, इसने मेरे साथ डील की थी, इसको मारो, इसके पास मेरा कार्ड है। बाहर से जाके हमारे ड्राइवर्स तक को वो आदमी लेके आया, यानी उसके खिलाफ टके की कार्रवाई नहीं हो रही। और जो लोग उसकी करप्शन की निशानदही कर रहे हैं उनको नंगा करके, बरहना करके, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे हैं, पिस्टल के बट मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर चैम्बर की जा रही हैं पिस्टलें, वो लहू लुहान है, खून से लबरेज हैं, और कोई मेडिकल एड उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये एक दिन में तो माइंड सेट नहीं बना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से उनको गुस्सा आया और चले अचानक गुस्सा 4-5 मिनट है, थप्पड़ मारा, आपने गोली भी मार दी, तो चंद सेकंड का इश्तियाल होता है। ये 3-4 घंटे जो था, ये एक उस फ़िरौनियत की अलामत था, जो फ़िरौनियत रिजवान शाह में और उसके जो जितने बाकी जो कारिंदे थे आईबी के, उनमें पिछले कई बरसों से, कई दिहाइयों से वो पैदा हुई होगी। कितने मजलूमों को इस तरह ला के बांधा गया होगा, कितने मजलूमों को इस तरह से उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के नंगा किया गया होगा, कितने मजलूमों की वीडियो बनाई गई होगी। किसी ने कोई गुनाह किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन कितने लोगों की वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया होगा कि बाहर जाके अगर ये कहा या इतने पैसे ना दिए तो तुम्हारी वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। मैंने तो चले हिम्मत की आके आप सबसे ये चीज़ शेयर कर ली अगेन, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कोई पर्सनल शर्मिंदगी नहीं है इसके ऊपर। तो आप सोचिए कि कितने बरसों से ये काम होता आया होगा, तब उसको इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल हुआ होगा तारिक शाह और उसकी टीम को, कि वो एक मीडिया का नुमाइंदा जिसको पता है कि छोटा मोटा बाहर जाके चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा, उससे भी कोई घबराए नहीं, उसको भी उन्होंने अपने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एंड अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे हमारे ARY नेटवर्क के CEO सदर सलमान इकबाल साहब को। वो जिस जिगरे के मालिक हैं, अगर वो जिगर ना होता तो ये सरेआम शायद आज हम ना कर पाते। जहाँ जहाँ जिस तरह से वो आहनी दीवार बन के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने रोल प्ले करना शुरू किया, DG इस्लामाबाद साहब से बात हुई, DG सिंध से बात हुई। अल्टीमेटली इतने सब मामलात के बाद हमें कुछ 3.5-4 घंटे बाद वहाँ से रिहाई मिली। आम आदमी आप तसव्वुर कीजिए शायद 3.5-4 महीने भी वहाँ से बाहर ना निकल पाता। हम बाहर आए, बाहर आके हम दफ्तर की तरफ थे क्योंकि हमारे कैमरे रख लिए गए थे। एंड अगेन अगर कोई मैं झूठी बात कह रहा हूँ तो हमारे कैमरों की फुटेज ही लोगों के सामने ले आए कि जनाब ये देखें ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है जिसमें ये गलत बात कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ। ऑफिस की जानिब थे, लेकिन हमें बताया गया कि ऑफिस से कैमरा आ रहा है, आप अब्बासी शेर अस्पताल जाइए, मेडिको लीगल रिपोर्ट करवाइए। सर फटा हुआ था, खून में लिथड़े हुए थे।
ہم ہاسپٹل پہنچے, ہاسپٹل گئے, ٹانکے لگائے گئے سر کو کر کے, کچھ ٹانکے میں نے ریکویسٹ کر کے بچا لیے کہ بال نہیں کاٹیں پیچھے سے, کہ وہ باقاعدہ اس کو ریزر کرنا پڑتا ہے, پھر ٹانکے لگائے جاتے ہیں. پھر جو ایکس رے وہاں عباسی شہید اسپتال میں ہوا, اس میں یہ جو لیفٹ شولڈر ہے یہ ڈسلوکیٹ, یعنی یہ ٹوٹنا کے لیجیے, آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی کیا, یہ ڈسلوکیٹ ہو گیا, اپنے مقام سے ہل گیا یہ. مجھے کہا گیا کہ آپ سی ٹی اسکین کروا لیں کسی دوسرے اسپتال سے, کیونکہ وہاں وہ فیسلٹی نہیں تھی, بیکاز کہیں بلڈ کلاٹ نہ بن گیا ہو, اتنی دیر تک خون بہتا رہا ہے اور آپ وہاں موجود رہیں, خون جم نہ گیا ہو اندر کسی وین میں, موت کا باعث بن سکتا ہے. تو ہم نے سی ٹی اسکین کروایا, تو سی ٹی اسکین تو بہتر تھا, لیکن ایک پسلی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی سامنے آئی رائٹ سائڈ کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو دل کے معاملات ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے, بیکاز جو لائٹ ہے, جو کرنٹ ہے, وہ جب پاس ہوتا ہے تو یا دل متاثر ہوتا ہے یا دماغ متاثر ہوتا ہے, جو ای سی جی ہے وہ بھی ایب نارمل ہے. سو خیر اس حالت میں ظاہر ہے میڈیا پر بھی اور اپنی بات اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اداروں کے اندر کتنی بربریت, کتنی سفاکیت, کتنی درندگی, کتنی کرپشن ہے, اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ مار کھائی ہے, اگر وہ میں آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گھر میں تو وہ مقصد فلفل نہیں ہوتا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ نیریٹ کی جائے, اور میرے وہ 2 اراکین جو بیچارے اس وقت بھی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں, جنہیں کرنٹ ان کے نازک اعضاء پر لگایا گیا, وہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, آپ پلیز ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. سو اس ساری کیفیت سے گزر رہے ہیں, مگر اطمینان یہ ہے, سکون یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک نیک مقصد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. میری ٹیم بھی الحمدللہ فخر محسوس کر رہی ہے, کہیں پہ بھی ہم نے مایوسی, شرمندگی یا ندامت نہیں دیکھی اس سارے پروسیس میں, اور ہم نے دیکھا کہ ایک پرائیڈ ہے جو ہر ایک کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے تکلیف ہے, درد ہے, دکھ ہے, اپنا ادارہ ہے ہمارا, مگر انفارچونیٹلی اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا, اور ہمارے توسط سے پوری قوم کے سامنے آیا. وزیر اعظم پاکستان, میں بہت ناقد ہوں موجودہ حکومت کا, آپ سب جانتے ہوں گے, آپ ٹویٹس بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن اس معاملے میں اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہمیشہ ہم پہ الٹی ایف آئی آر ہو جاتی تھی. تو اس بار کم سے کم یہ ہوا کہ 19ویں گریڈ کا ڈائریکٹر معطل ضرور ہوا. ایف آئی آر اگر ہوگی بھی تو اللہ عالم, شاید پتہ نہیں بیل ہو جائے گی یا کوئی اسٹے آ جائے گا یا اپنے ادارے کے لوگ ان کو بچا لیں گے. مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگیاں اب سے اصل خطرے میں پڑی ہیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, تو شیر تو خیر وہ نہیں کہا جا سکتا ان کو, ہاں جانور ضرور تھے, درندے ضرور تھے, بھیڑیے ضرور تھے, لیکن وہ چونکہ اب زخمی ہو گئے تو اور زیادہ تڑپ رہے ہیں. اور یقیناً جو اس وقت نہیں کترائے پسٹل ہم پر لوڈ کرنے سے, جو ہماری لوکیشنز نکال سکتے ہیں, جو ہماری فون کالز کی ریکارڈنگز کر سکتے ہیں, ایجنسی ہے ظاہر ہے, تو میری ٹیم کی زندگیاں صحیح معنوں میں اب خطرے میں پڑی ہیں. رضوان شاہ کے معطل ہونے کے بعد اور ان کے باقی لوگوں کے معطل ہونے کے بعد, تو وہ جو آئی بی کے اہلکاروں کا, جو اب آپ سوچیں جب ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف ان کے ایک اہلکار کی کرپشن پکڑی تھی, تب کتنا غصہ تھا. اب جب ہماری وجہ سے ہم بار بار ان کا نام لے رہے ہیں, ان کو بے نقاب کر رہے ہیں, تو اب کتنا غصہ ہوگا. اور ہماری جان لینے سے کیا وہ دریغ کریں گے, کیا گولی مارنے سے پرہیز کریں گے, کیا ہمیں لوکیٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں, زندگی اب بالکل کھلی کتاب کی مانند ان کے سامنے ہے, اور ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں اس پاک سرزمین کی خاطر. لیکن یہ ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی نقصان اگر پہنچتا ہے یا کوئی بھی ٹیم ممبر کسی بھی طرح سے متاثر ہوتا ہے, تو آپ کو, قوم کو, حکومت کو, اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ممکنہ طور پہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. سو آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اسی ہمت سے, اسی جذبے, اسی جنون سے سچائی کے سفر کو جاری رکھیں. میں نے بہت سے پلیٹ فارمز پر کہا بھی کہ میں اس لیے برہنہ نہیں ہوا یا اس لیے میں نے یہ مارے برداشت نہیں کی, یا اس لیے میں نے یہ تشدد اور وہ تذلیل جو مجھے ننگا کر کے میری ویڈیوز بنا کے کرنے کی کوشش کی گئی, وہ میں نے اس لیے برداشت نہیں کی کہ میں دبک کے, خاموش ہو کے, چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں. اب انشاءاللہ میری آواز ہر جگہ ہوگی. میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی, پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری. انشاءاللہ آپ میری آواز اسی طرح سے مضبوط سنیں گے, اسی طرح سے دلائل کے ساتھ سنیں گے, اسی طرح سے ثبوتوں کے ساتھ سنیں گے. اور میری آواز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, میرے آواز بلند کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کا پرچم بلند ہو, پاکستان کا وقار بلند ہو, پاکستان کا نام بلند ہو. آپ سب کی
دعاؤں کی ضرورت ہوگی, آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ونس اگین غلطیاں ہو سکتی ہیں, مس ججمنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن انشاءاللہ نہ بدنیتی ہوگی, نہ کسی طرح پہ نیت کا کوئی جھول ہوگا. ہم ایمانداری سے, دیانتداری سے, سچ کے اور حق کے اس سفر کو جاری رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.